Hello friends, welcome to all of you once again and I am असिस्टेंट प्रोफेसर नरेंद्र मुड़े। आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ नेट का पेपर फर्स्ट जो 2012 में दिसंबर में हुआ था। दोस्तों, while we are studying the paper first, it is necessary that we must have to understand it properly। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आप सबको। एक तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में इसका मीनिंग भी बताऊंगा और जो भी आपको यहाँ पे येलो टिक दिख रहे हैं ये उसके आंसर होंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इन द ब्रैकेट APA फॉर्मेट। देखिए, पहले इसका मीनिंग देख लेते कि निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ APA जो इसका शॉर्ट फॉर्म है के अनुसार लिखे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ना दो ऑप्शंस ऐसे थे उस समय जो एक जैसे आए थे, ए और बी। इसका करेक्ट आंसर तो ए है। अब देख लेते हैं क्या आंसर कि शर्मा V 2010 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे टिक भी कर दिया है जो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमेशा के लिए आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है और इस पे क्वेश्चंस बनते ही है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। दोस्तों, आप PhD कर रहे हो या फिर किसी प्रकार का रिसर्च कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी स्टेप्स आती है उसको आपको करेक्ट फॉर्मेट में लिखना है। कि मतलब सबसे पहले क्या आता है, तो देखिए इसका सबसे पहला आता है, इसका तो आंसर बी है, लेकिन आप देख लीजिए मैं क्लियर करके देता। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि हाँ, शोध की समस्या का निर्धारण, मतलब क्या समस्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इन योर स्टडी। तो आपको जैसे कि आई एम गोइंग टू डू PhD ऑन वन टॉपिक इन द इंग्लिश सब्जेक्ट एंड माई टॉपिक इज some cultural problems in the work of post-colonial literature। तो इसमें मैंने कल्चरल प्रॉब्लम, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, ये निकाला है मैंने। दूसरा क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट 2 नंबर का है, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हाँ दोस्तों, हमें उद्देश्य बनाने होते हैं, शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना होता है कि हमारे उद्देश्य क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस रिसर्च, और हम वहाँ से क्या निकालने वाले। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है मेथोडोलॉजी, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी होंगी, मतलब क्या डिस्क्रिप्टिव मेथोडोलॉजी है, क्या एनालिटिकल है, या कोई और कर रहे हो, या टेबल वर्क है या फील्ड वर्क है, इसके हिसाब से आपको मेथोडोलॉजी डिसाइड करनी होती है। उसके बाद आता है डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आपको जो भी आपके कार्य से रिलेटेड है उसका संग्रहण करना पड़ेगा, उस डाटा का संग्रहण करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है डाटा एनालिसिस, जो भी है अपने डाटा अपने पास जमा किया है उसका विश्लेषण करना होता है आपको। और नेक्स्ट आता है रिजल्ट एंड डिस्कशंस, हाँ, परिणाम और उस पर चर्चा करनी होती है। दोस्तों, ये काफ़ी बार आता है, तकरीबन 2009 से चल ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे 2 दिए गए दोस्तों, 4 दिए गए। अब देखिए इसका आंसर तो डी है कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी। इसका मीनिंग है कि वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है दोस्तों, गलत है। ताकि एक परिकल्पना जो होती है वो वैज्ञानिक सिद्धांत कभी भी नहीं हो सकता, एक हाइपोथेसिस कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी के 3 आपको पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से आंसर देते आए। 10 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आई सेलेक्ट द 10 नंबर बिकॉज बिफोर दिस क्वेश्चंस नियर अबाउट 7 क्वेश्चंस वर ऑन द पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ पे थे, वो मैं पढ़ नहीं पाता था इतना, इसकी वजह से मैंने डायरेक्ट ये ले लिया। चलिए देखते हैं कि पहला मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। अब यहाँ पे बताया गया कि अंग्रेजी का जो शब्द है कम्युनिकेशन, वह किन शब्दों से व्युत्पन्न हुई है, मतलब कहाँ कौन कौन से शब्द से आया है। डिराइव्ड मतलब कहाँ से आया, तो इसका आंसर है ए, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। ये आपको याद रखना है। 11 नंबर का उस वक्त का एक करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन है, चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन लीडर
Mao Zedong use a type of communication to talk to the masses is known as। जो माओ जेडोंग है जिस प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं या जिस प्रकार का कम्युनिकेशन लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मास कम्युनिकेशन। ठीक है। 12 नंबर, कन्वर्जिंग विद द स्पिरिट एंड एंसेस्टर इज टर्म एज। ये आप सब लोगों को शायद पता ही होगा। कन्वर्सिंग मतलब बातचीत करना, विद द स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, एंड गोस्ट हमारे पूर्वज। तो इसका मीनिंग है कि आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं? तो ये जो बातचीत होती है उसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसका आंसर ए है। द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर अमंग द फॉलोइंग इज। देखो पूरी दुनिया में का यहाँ पे शायद भारत का लिया गया है या फिर पूरी दुनिया का लिया गया है कि नीचे दिए गए में से ऐसा कौन सा पेपर है, दैनिक अखबार है जो अधिकतम प्रसारित होता है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया काफ़ी आसान है दोस्तों। द पायनियर ऑफ द साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया वॉज। हाँ, ये भी थोड़ा जनरल अवेयरनेस का है कि भारत में मुख्य फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक कौन थे, किन्होंने मुख्य पिक्चर निकाली थी? तो ये कौन है? दादा साहब फाल्के। 15 नंबर का, ये पेडागोगी या टीचिंग कैसे कहते हैं इससे रिलेटेड आता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशंस ऑफ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। काफ़ी आसान है। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? तो ये क्या होता है भाई इसका सेंट्रल पॉइंट? ऑफ कोर्स इट इज अ एजुटेनमेंट। ओके, एजुटेनमेंट ये है, यहाँ पे हम एजुकेशन लेते हैं इसलिए एजुटेनमेंट। अभी ये इसका तो डायरेक्ट नंबर मैं दे पाऊंगा कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 16 को 17 को, तो आशा करता हूँ कि आप खुद ही पढ़ लेंगे, फिर भी मैं आपको बस सॉल्व करके दे रहा हूँ। द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। देखो जो सीरीज है ना, श्रृंखला है, इसमें मिसिंग नंबर क्या है? पहले दिया है 0, फिर 6, फिर 24, फिर 60, 120, 120 के बाद आएगा 210। इसका आंसर है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं 17 नंबर का। A group of 7 members having a majority of boys is to be formed out of 6 boys and 4 girls। कि 6 बालकों और 4 बालिकाओं में से 7 सदस्यों का एक ग्रुप तैयार किया जाना है जिसमें बालकों की संख्या अधिक हो। द नंबर ऑफ वेज द ग्रुप कैन बी फॉर्म इज। तो ऐसे कितने प्रकार से हम बना सकते हैं? इट इज़ 100। इसकी एक टर्म आती है दोस्तों, मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप इज 40। कि एक ग्रुप में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 40 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मेंबर इज 4.5। जो पहला ऑब्जर्वेशन किया गया है ना, तो पहले 10 सदस्य का औसत क्या आता है? 4.5, और जो बाकी 30 बचे हैं उनका आता है 3.5। तो पूरे ग्रुप का औसत क्या हो गया? तो 15/4, मतलब 15/4। 19, if Mohan is represented by code KMFYL, then count will be represented by A आएगा इसका AMSLR। यहाँ पे आपको ABCD लिख लेनी है और हर एक को काउंट करना है। ठीक है, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि अगला सवाल लूँ। तो चलिए नंबर 22, कंसिडर द असर्शन फर्स्ट। यहाँ पे 2 अभिकथन दिए गए, तो पहला पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट एंड असर्शन सेकंड एंड सेलेक्ट द राइट कोड गिवन बिलो। अब यहाँ इसमें से हमें जो बराबर है वो निकालना है। कि देखिए, इवन बैंक लॉकर आर नॉट सेफ, थीव्स कैन ब्रेक देम एंड टेक अवे योर वेल्थ, बट थीव्स कैन नॉट गो टू हेवन, सो यू शुड कीप योर वेल्थ इन हेवन। पहला दिया है कि बैंक लॉकर भी सुरक्षित नहीं है, चोर उन्हें तोड़कर अपनी संपत्ति ले जा सकते हैं, आपकी संपत्ति ले जा सकते हैं, लेकिन चोर स्वर्ग में नहीं जा सकते, अतः आपको अपनी संपत्ति स्वर्ग में रखनी चाहिए। और दूसरा असर्शन है
कि द डिफरेंस ऑफ स्किन कलर ऑफ बीइंग इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड नॉट बिकॉज ऑफ सम परमानेंट ट्रायल्स। स्किन कलर इज द रिजल्ट ऑफ बॉडीज रिएक्शन टू द सन एंड इट्स रेज। काफ़ी आसान है दोस्तों, ठीक से अगर आप सोचेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है कि मनुष्यों के शरीर के रंग में अंतर सूर्य से दूरी के कारण होता है, किसी चिरस्थायी विशेषता के कारण नहीं। शरीर का रंग शरीर पर सूर्य और उसकी किरणों की प्रतिक्रिया का परिणाम है। दोस्तों अगर आप दोनों के दोनों देखोगे तो पहले में हमें तर्क नजर आता है, एक प्रकार का आर्गुमेंट होता है कि हाँ भाई चोर तो कहीं भी घुस सकते, ये तर्क है, तो आपको कहाँ पे रखनी है संपत्ति, वहां पर। दूसरे में ऐसा है क्या, ये तर्क नहीं है, मतलब सेकंड तर्क नहीं है, ऐसे ही बताया है। इसका मीनिंग आंसर भी बी ही आएगा। और कुछ एग्जांपल है जो हम देखते हैं कि मतलब कुछ सवाल है जो उसको क्या बोलते हैं, डायग्राम पे आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, 27 तक है, तो मैं इसको स्किप करना चाहूँगा ताकि ये आपको ब्लैक बोर्ड के हिसाब से ही मैं समझा पाऊँगा। चलो तो डायरेक्ट 29 पे आते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होगा आपके लिए और हमेशा के लिए आप इसको याद रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो फॉर द नेट एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द सेट। सो तो ALU स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि ALU का रियल अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है डी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट याद रखना है, ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 30 पर्सनल कंप्यूटर यूजेज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड। एक जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, मतलब जो अपने PC होते, उसका एक सर्किट बोर्ड होता है जिसपे बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये तो काफ़ी आसान है, उसको मदरबोर्ड कहेंगे, ताकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा चिप्स लगे होते हैं वो मदरबोर्ड ही होते हैं। अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग है 31 का, कि कंप्यूटर वायरस इज, क्या होता है भाई कंप्यूटर वायरस, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसको भी आप 32 को थोड़ा ध्यान दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस। सो 17 इन द ब्रैकेट एंड 10, तो इसका जो मीनिंग है 1,01,000 और उसके बाजू में 2 लिखे हैं, ये उसका आंसर आएगा। अब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के हिसाब से, जब भी हम कभी कंप्यूटर की स्टडी करते हैं। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज .docx ऐसे बोलते हैं उसको। 33 का मीनिंग में बताना चाहूँगा कि MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो फाइल एक्सटेंशन तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका आंसर C है, .docx, ठीक है। 34 पे जाएंगे। डैश इज द प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड्स ईमेल्स टू योर कंप्यूटर। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल होता है, एक उपसंधि है, प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ईमेल जिसे हम अपने ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो POP होता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मीथेन। मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो वेटलैंड्स। हाँ दोस्तों, वेटलैंड्स ये सबसे बड़ा सोर्स है मीथेन का, और खासकर जो दलदली भूमि होती है, दलदली जमीन होती है, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। और 36 है कि मिनीमाता डिजास्टर्स इन जापान वाज कॉज बाय पोल्यूशन ड्यू टू। जापान में जो मिनीमाता आपदा आई थी वो किस प्रदूषण के कारण आई थी, तो मर्क्यूरी, मतलब B, ये उसका पारा आंसर है। 37 देखिए, 37 में दिया है कि बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन द जैव आवर्धन। बायोमैग्निफिकेशन मतलब जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है। अब ऐसा क्या है कि बायो मैग्निफिकेशन होता है, क्यों होता है, तो ये है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता को जब बढ़ाते हैं ना, तब ये होता है, ठीक है दोस्तों। 38 पे आते हैं। नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट,
तो नगोया या नागोया प्रोटोकॉल जो भी है ये किससे संबंधित है, तो ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है दोस्तों। 39 देखेंगे, 39 है द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी नीड इज, कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल कहते हैं उसके बाद किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों आपको तो पता होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पावर है, सोर्स है, कहाँ से बनाया जाता है, हाइड्रो पावर से बनाया जाता है, मतलब जल ऊर्जा से बनाया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स एन इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिश्टर स्केल इम्प्लाइज, कि भूकंप के संदर्भ में जो रिश्टर स्केल पर परिणाम 1 की वृद्धि का अर्थ क्या होता है, तो ये है 1, इसका आंसर a 10-fold increase in the amplitude of seismic waves, कि भूकंपीय तरंगों के आयाम से 10 गुना वृद्धि होती है उसका, ये इतना अर्थ है। ठीक है, 41 पे देखेंगे, which of the following is not measures of human development index। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ऐसा, ये नीचे जो दिए गए ना पर्याय उसमें से ऐसा कौन सा है जो मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, एक तो लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन रेट भी देखा जाता है इसमें, फिर उसमें आता है ग्रॉस इनरोलमेंट जो आपका सकल नामांकन होता है वो, और आपका लाइफ एक्सपेंसी मतलब आप कितने साल जी रहे हो, 60 ईयर्स 70 ईयर्स, ये तीनों देखे जाते हैं। पर क्या नहीं देखा जाता है, सेक्स रेशियो नहीं देखा जाता है, मतलब लिंग अनुपात कितने मेल है कितने फीमेल ये नहीं देखे जाते। ठीक है, 42 देखेंगे कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस आफ्टर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था दोस्तों, ये 2012 में न्यूज़ भी आई थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो 4 देश दिए गए हैं एज ऑब्जेक्टिव, तो उसमें भारत में तो ऐसा कौन सा देश है जिसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा कॉलेज के छात्र है या स्टूडेंट्स है, तो ये क्या है दोस्तों, इट्स अ प्योर USA। ठीक है, 43 देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी टिक करके देखा है 1, पर पढ़ते हैं क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी होते, तो उसके बारे में क्या क्या सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए पहला कथन ये जो सही नहीं है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति से मतलब ये सही नहीं है दोस्तों। तो एक है 1 और 4 कि राष्ट्रपति उसके सिलेक्शन करते हैं, और चौथा है कि ही हैज़ अ फिक्स टेनर, मतलब उसकी निश्चित अवधि होती है, टेनर मतलब अवधि, तो उसकी निश्चित अवधि होती है, तो ये भी बराबर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ए, मतलब 1 और 4 हमारे आंसर रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा 44 पे देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चंस काफ़ी आसान लग रहा है, तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार का है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स President Pranab Mukherjee desires to be discontinued while interacting with Indian dignitaries as well as the official notings, कि ये जो राष्ट्रपति थे हमारे तब के प्रणब मुखर्जी, जब किसी भी बात पे टिप्पणी या कुछ बोलने के लिए जाते थे तो उनके लिए कौन सी उपाधि हम इस्तेमाल करते थे, तो इसका आंसर है 1 और 2, हिज एक्सेलेंसीज एंड महामहिम, ये दोनों हम उसको इस्तेमाल करते हैं। 45 है जो जनरल है, कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉलेज इम्पोर्टेंट है इसका, आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर कंडीशंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब कभी भी हमारे देश में वित्तीय आपात स्थिति हो जाती है तो क्या क्या किया जा सकता है, तो इसके आंसर 2 और 3 है दोस्तों। 2 नंबर का है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर द बजट एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ स्टेट, केंद्र सरकार जो होती है राज्यों के बजट और इतर जो भी है व्यय
उस पर अपना नियंत्रण कर लेती है। और तीसरा है कि सैलरीज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिड्यूस, इनकी सैलरी भी रोक दी जाती है। ठीक है, ये मैच करना है दोस्तों। ये उस वक्त भी आया था, अभी भी एमपीएससी यूपीएससी को आते ही रहते हैं ये क्वेश्चंस। मैं खुद वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द एमपीएससी। तो आप देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग क्या है, यहाँ पे लिस्ट दी गई है, कुछ कार्यक्रम बताए गई है, जैसे कि स्कीम है, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम बनाया था गवर्नमेंट ने, तो उसका मनरेगा खूब अभी भी चल रहा है मनरेगा प्रोग्राम। तो कि हमें मनरेगा के हिसाब से जितनी भी पॉवर्टी है इंडिया में वो ख़त्म करनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम निकाली, फिर मानव विकास योजना, तो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन पे लगाया गया है वो। और फिर आता है सोशल असिस्टेंस स्कीम, लोगों को सामाजिक सहायता करना, तो इंदिरा आवास आता है। और न्यूनतम आवश्यकता योजना भी है जिसमें मिड डे मील्स आता है। इसका आंसर आता है 1। 47 का देखेंगे दोस्तों। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव। अब देखो, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो भैया उसको ना योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। डिजायर लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, ये उसके पास होना चाहिए। ठीक है। 48 क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना है? क्या टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, जनरल सेंट्रिक होना चाहिए, या टेक्स्ट बुक पे आके बात करनी चाहिए? तो क्लासरूम का कम्युनिकेशन हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक ही होना चाहिए। 49 पे देखेंगे, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू। अब टीचिंग की सबसे बेहतर मेथड क्या है? तो इनिशिएट अ डिस्कशंस एंड पार्टिसिपेट इन इट। हमें चर्चा प्रारंभ करने की पहल करनी चाहिए और उसमें हर एक स्टूडेंट ने भाग लेना चाहिए। 50 है, इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। अब जो भी कक्षा में परस्पर संवाद जो होता है उससे क्या उभर कर आना चाहिए? तो उससे आइडियाज उभर कर आने चाहिए, हमारे विचार उभर कर आने चाहिए, ना कि कोई झगड़ा या कोई तर्क वितर्क। ठीक है, विचार आने चाहिए। 51 है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट। मतलब दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से क्या अभिप्राय है? कि भाई अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, इसका ये मीनिंग निकलता है। पेडागॉजी के क्वेश्चन है दोस्तों, आते ही है, आपको सोच समझ के इसको फॉलो करना है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेगा नहीं। तो अगला सवाल है, आई हैव द पेपर रिगार्डिंग दैट, सो आई एम रीडिंग इट। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज। जो भी कक्षा में शिक्षक संप्रेषण करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टीचर हैज इन द क्लासरूम, तो ये तो ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ ना भाई। टीचर एक स्टूडेंट से ही तो बात नहीं कर रहा है, हर एक स्टूडेंट से बात करता है। ठीक है। 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल। कि किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? अब कोई भी पेपर लिखा जाता है तो वो किस मतलब कितना स्टैंडर्ड है, कैसा नहीं है, तो ये किस पे डिसाइड किया जाता है? इम्पैक्ट फैक्टर पे डिसाइड किया जाता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको पूछा गया है कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। अब देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स, अब बेहतर शोध नैतिकता से क्या अभिप्राय है? तो हमें ये है कि assigning a particular research problem to one PhD और research students only। केवल किसी PhD या शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई को एक ही दिया जाए, 2 या 4 स्टूडेंट्स को एक ही समस्या दी जाए, नहीं, किसी भी एक स्टूडेंट्स को एक ही समस्या दी जाए, ये है इसका मीनिंग। 55 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। कि
नीचे दिए गए में से ऐसी कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? इसका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये मीनिंग है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मतलब स्तरबद्ध प्रतिदर्श। 56 है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन द प्रोपोजिशन सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट इज कॉन्ट्रास्टेड। मतलब सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, इसका विरुद्धार्थी हमें बनाना है, कथन बनाना है, विपरीत कथन। तो कि सारे लोग जो होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, तो सभी लोग ऑनेस्ट होते हैं, ये आएगा ऑल मेन आर ऑनेस्ट। 57 स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज, स्वनिर्मित परिभाषा क्या होती है? स्टिपुलेटिव मतलब स्वनिर्मित, तो क्या है? नेदर ट्रू नॉर फॉल्स, ये जो है वो स्वनिर्मित होती है। 58 है दोस्तों, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन इन द कोड टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। बुद्धिमत्ता का प्रश्न है दोस्तों, जिसकी जितनी बुद्धिमत्ता वो ही इसका आंसर दे पाएगा। कि देखिए, एक तरफ को आपको एग्जामिनर बताया गया है, तो मतलब परीक्षक है तो परीक्षार्थी आएगा, एग्जामिनी आएगा। प्लीडर है तो क्लाइंट भी आएगा, अधिवक्ता है तो मुवक्किल भी आएगा। अब प्रिसिप्टर है मतलब गुरु है तो शिष्य भी आएगा, मतलब अगला क्या होगा? डिसिपल। 59 if the statement most of the students are obedient is taken to be true, which one of the following pair of statements can be claimed to be true? यदि यह कथन हम सत्य माने कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, तो नीचे दिए गए में से कौन सा कथन युग्म को सही माना जा सकता है? तो 3 और 4 को ठीक से देखिए दोस्तों। 3 है सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट और 4 है सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडियंट। तो कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं और कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते, इसे सही माना जाएगा, मतलब सी क्वेश्चन आएगा। और लास्ट है इस पेपर का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूज द अल्टरनेटिव दिया है, चूज द राइट कोड। अ डिडक्टिव आर्गुमेंट क्लेम्स दैट, मतलब डिडक्टिव मतलब निगमन तर्क का दावा क्या है? निगमन तर्क क्या दावा करता है? तो निगमन तर्क ऊपर के 2 ही दावे करता है, 1 और 2। तो पहला है द कंक्लूजन डज नॉट क्लेम समथिंग मोर देन दैट विच इज कंटेनेड इन द प्रीमाइसेस, अर्थात निष्कर्ष आधार में निहित किसी भी वस्तु से अधिक दावा नहीं करते हैं। और दूसरा है द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसेस और प्रीमाइसेस कंक्लूसिवली, निष्कर्ष अंतिम रूप से आधार या आधारों द्वारा पुष्ट होता ही है। तो 1 और 2 इसका आंसर है। दोस्तों, काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like it।